हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। कैसे हैं आप लोग? आज जो हम पढ़ने वाले हैं अपने इस लेक्चर में वो है हमारी लंग कैपेसिटीज या हमारी लंग वॉल्यूम। हमारे लंग्स में कितनी एयर फिल हो सकती है और कितनी हम एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, कितना हम इंस्पिरेशन के थ्रू अपने अंदर ले सकते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और इससे आगे पढ़ेंगे डिसीजेस, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसीजेस। क्या क्या चीजें हमें बीमारी हो सकती है, किस किस चीजों से हो सकती है, क्या क्या बीमारी हो सकती है, ये सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लंग वॉल्यूम और लंग कैपेसिटीज क्या है। हमारे लंग में जितनी एयर हम एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं या जितनी हम अंदर ले सकते हैं इंस्पिरेशन के थ्रू, वो होता है हमारा लंग वॉल्यूम, हमारे लंग का वॉल्यूम, और उसको हम लंग कैपेसिटीज बोलते हैं। हमारे लंग की कितनी क्षमता है, कैपेसिटीज बेसिकली का मतलब हमारे जो लंग है उनकी कितनी क्षमता है, तो क्या लेने की, एयर। ठीक है, क्या है ये, द लंग कैपेसिटीज ऑफ डिफरेंट। अब ये होगा कि जितना इस काम के हिसाब से ये लंग कैपेसिटीज डिफर करती है हर एनिमल में। जैसे हमारे लंग कैपेसिटीज कम होगी इन कंपैरिजन टू चीता। चीता की आपको सभी पता है कि वो फास्टेस्ट एनिमल है, तो वो हमसे कई गुना ज्यादा तेज दौड़ सकता है, इसीलिए उसकी जो लंग कैपेसिटी है वो हमसे कई गुना ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये वेरी करता है इंसान से इंसान से, एनिमल टू एनिमल ये वैरी करता है। The lung capacities of different animals vary based on their functions। जैसे चीता की much higher than हमारी लंग कैपेसिटीज है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे जो लंग्स हैं वो कितनी लीटर्स ऑफ एयर, कितनी अपने अंदर समेट कर रख सकते हैं, वो है 6 लीटर के एयर। हमारे लंग्स में 6 लीटर्स ऑफ एयर हम रख सकते हैं, हमारी कैपेसिटी 6 लीटर्स की है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रीदिंग एंड, उसको हम मेजर कर सकते हैं थ्रू अ एक वो होता है जिसको हम स्पाइरोमीटर बोलते हैं। इसको हम इससे मेजर कर सकते हैं कि जो हमारी वॉल्यूम्स है, जो कैपेसिटी है, उसको हम एक स्पाइरोमीटर होता है जिसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर है लंग वॉल्यूम। अब दो चीजें हैं, एक है लंग वॉल्यूम, दूसरा है लंग कैपेसिटी। लंग वॉल्यूम क्या है, ये है द अमाउंट ऑफ एयर फॉर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। जब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, जब हम ब्रीदिंग लेते हैं, सांस लेते हैं, तब उस टाइम पे जो एयर है उसको लंग वॉल्यूम बोलते हैं। अब लंग कैपेसिटी क्या है, मेजर्स हाउ मच एयर कैन बी इनहेल्ड, कितनी एयर हम इनहेल कर सकते हैं, कितनी हवा ले सकते हैं एट द एंड ऑफ मैक्सिमल एक्सहेलेशन। मैक्सिमल एक्सहेलेशन के बाद, एक फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद कितनी हम एयर इनहेल कर सकते हैं, वो है हमारा लंग कैपेसिटी। सबसे पहले हम लंग वॉल्यूम देख लेते हैं, कितने टाइप्स का होता है, क्या क्या होता है। सबसे पहला जो है इसमें वो है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल का मतलब होता है टोटल। तो क्या हुआ ये टाइडल वॉल्यूम, ये टोटल अमाउंट ऑफ एयर हुआ इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग रेगुलर रेस्पिरेशन। एक रेगुलर नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम पे जितनी एयर इनहेल और एक्सहेल होगी वो होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। इसकी 500 ml। एक नॉर्मल इंसान में, हमारे जैसे एक नॉर्मल इंसान में जो एयर की वो है वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वो 500 ml है। Approximately 500 ml of air is utilized during normal respiration in a healthy man। एक स्वस्थ आदमी का जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है। अब ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, अगर हम बीमार हुए तो ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ये एक हेल्दी पर्सन का है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है? जैसे मान लो हमने सांस लिया, ठीक है, सांस लेने के बाद हमने सांस छोड़ा, फिर जब सांस छोड़ते हैं उसके बाद जो फोर्सफुली एक्सहेलेशन के बाद जो इंस्पिरेशन हो रहा है उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसको देख लेते हैं लिखना कैसे है। इट इज अ सप्लीमेंट्री वॉल्यूम। सप्लीमेंट्री या फिर एडिशनल वॉल्यूम मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली रेंजिंग बिटवीन कितना हो सकता है? 2500 से 3000 तक। 2500 से 3000 या फिर अप्रोक्स इतना होता है, ठीक है, ऑफ एयर विच कुड बी इफेक्टिवली इनहेल्ड। हम इफेक्टिवली इनहेल कर रहे हैं एक नॉर्मल से हटकर, अलग से एडिशनल अगर हम इनहेलेशन कर रहे हैं वो होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी की तरह एक चीज और होती है वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। ये भी ऐसा ही है, एक फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद अगर हम एडिशनल या फिर सप्लीमेंट्री एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो वो होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इट रेफर्स टू द एडिशनल कैपेसिटी ऑफ एयर व्हिच इज अबाउट 1200 ml। ये आपको क्वांटिटीज याद रखनी है कितनी किसकी है, ठीक है। तो फिर जब हमने एडिशनल इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो वो किसके बाद होगा? वो एक फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद होगा, ठीक है। फोर्सफुली एक्सहेल एंड आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड टाइडल वॉल्यूम। क्या होता है स्टैंडर्ड टाइडल वॉल्यूम? यही तो होगा स्टैंडर्ड टाइडल वॉल्यूम, पढ़ा है हमने, ठीक है। इसके देख लिया क्या होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जो बच जाए उसको बोलते हैं रेसिडुअल। का मतलब यही होता है ना, बचना। क्या होता है रेसिडुअल? जब हम एक्सपिरेशन हो गया, इंस्पिरेशन हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद जितनी एयर हमारी लंग में बच जाती है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर रिजर्व वॉल्यूम। दोनों का मतलब यही है, बचना, ठीक है। क्या होता है? The residual volume is about the total volume of the air around कितना? 1100 से 1200, 1100 से 1200 के बीच में। अप्रोक्स वैल्यूज हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। एमएल residing in the lungs after the reserve volume is emitted or breathed out। हमने 4 वॉल्यूम्स पढ़े। सबसे पहले पढ़ा टाइडल वॉल्यूम। क्या था टाइडल वॉल्यूम? टोटल कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ द लंग्स टू बी इनहेल और एक्सहेल। टोटल वॉल्यूम था ये, कितना इनहेल कर सकते हैं, कितना एक्सहेल कर सकते हैं। ये एक हेल्दी पर्सन का, नॉर्मल इंसान का है, ठीक है, नॉर्मली। इसके बाद हमने पढ़ा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना था? ये 2500 से 3100 तक था। ये क्या था? जब हम एडिशनल इंस्पिरेशन करते हैं एक फोर्सफुली एक्सहेलेशन के बाद, वो था ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसी की तरह एक था एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन लेते हैं उसके बाद एडिशनल एक्सपिरेशन अगर हम कर रहे हैं वो होता है ये। इसकी वैल्यू कितनी थी? ये सारी वैल्यूज ml में है, मिलीलीटर्स में है ये सारी वैल्यूज। याद रखना ये पैरामीटर ये ml में है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा रेसिडुअल वॉल्यूम या फिर रिजर्व वॉल्यूम, मतलब बचना बचाना, जो बच गया वो है रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है? इतना। ये है वैल्यूज जो आपको याद रखना है, ठीक है। इनका काम आगे भी है, जो कैपेसिटीज होती है उनमें भी ये काम आएंगी, तो ये याद रखना, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी लंग की कैपेसिटीज। कितनी कैपेसिटी हो सकती है हमारे लंग की? इसमें भी टाइप्स है। सबसे पहला है टोटल लंग कैपेसिटीज। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब क्या हो सकता है? इसमें सारी चीजें ऐड हो जाएंगी, जैसे टाइडल वॉल्यूम भी,
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये सारी अगर हम जोड़ दें तो आती है टोटल लंग कैपेसिटी। नाम से ही पता चल रहा है एक लंग की टोटल कैपेसिटी जितनी हो सकती है वो यही तो होगी, इनसे अलग तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये सबको अगर हम जोड़ लें तो आ जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। The total lung capacity applies to the total volume of air filled in the lungs and a forced inspiration. क्या होता है the lung capacity of the healthy man? सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि कितनी वैल्यूज, किसकी कितनी वैल्यूज है और एक मोटा मोटी बाहर से कि क्या चीज क्या है। ठीक है, वैल्यूज का ध्यान रखना, वैल्यूज का जहां भूले वही गड़बड़। ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी इतनी होगी 6000 ml। अगर हम सारी चीजों को जोड़ दें, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम, इन सबको जोड़ने के बाद जो चीज होती है वो है टोटल लंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है 6000 ml। ठीक है, ये देखो सारी चीजें जोड़ दी, ये हो गया टोटल लंग कैपेसिटी। इसके बाद नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। क्या है वाइटल कैपेसिटी? द वाइटल कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम, ये भी कुछ कुछ वैसा ही है लेकिन थोड़ा बहुत अलग है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशन। एक मैक्सिमम इनहेलेशन, जितना एक इंसान मैक्सिमम इनहेलेशन जितना भी कर सकता है, जितना भी कर लिया, अलग अलग इंसान का अलग अलग होता है। ठीक है, उसके बाद एक एक्सपीरेशन करा, वो होता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद जो हमारे लंग में बच गई एयर वो होती है वाइटल कैपेसिटी। और अ मैक्सिमम एयर दैट अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपीरेशन। ठीक है, ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम। अब ये देखो क्या पढ़ा हमने, वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, इसमें दो वर्ड आए, एक आया इंस्पिरेशन, एक आया एक्सपीरेशन। फोर्सफुल, तो फोर्सफुली में हमने देखा था टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम, टोटल कैपेसिटी हमारे लंग। ठीक है, ये हो गया हमारा वाइटल कैपेसिटी। इसके बाद नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। नाम से ही पता चल रहा है, इंस्पिरेशन सांस अंदर लेने का, O2 की कैपेसिटी कितनी हो सकती है हमारे लंग की, वो है इंस्पिरेशन कैपेसिटी। द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड। जितनी एयर हम इंस्पायर कर सकते हैं वो है हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। कितना हो सकता है? 3600 ml। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, बार बार यही बात बोल रही हूँ कि आपको सिर्फ इनकी वॉल्यूम्स याद रखना है, इनकी कैपेसिटीज याद रखना है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद रखना है। ठीक है, अब इंस्पिरेशन से तो क्या ही होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दोनों का अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसी तरह से एक्स फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। अब रेजिडुअल मतलब हमारे जो लंग के अंदर बच गया था वॉल्यूम। ठीक है, ये हमने देख लिया था इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बाद जितना बचा था वो था रेजिडुअल वॉल्यूम। अब उसमें से कितना फंक्शनल होगा, उस रेजिडुअल वॉल्यूम में से कितनी जो वो है हमारी एयर, वो कितनी फंक्शनल होगी, वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या है ये? द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर रिसाइडिंग विद इन द लंग्स। जितनी लंग में बच गई है एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के बाद, वो होता है हमारा रेजिडुअल कैपेसिटी। अब आफ्टर एन एक्सहेलेशन प्रोसेस and it is about 2400 ml। इनके ऊपर ही एक ब्रैकेट में बना के देख लो, जो सबसे पहले नजर वहीं जाए कि ये कितना होता है, वो कितना होता है, ये कितना था। ठीक है, तो क्या था फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। जब हमने इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर लिया दोनों,
अब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन भी कर रहे हैं। एक नॉर्मल हमने सांस लिया, उसके बाद हम फोर्सफुली उस एयर को बाहर निकालना चाह रहे हैं, हमने निकाल भी दी। उसके बाद जितनी एयर हमारे लंग में बच रही है वो होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसकी वैल्यू कितनी है? 2400 ml। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा ये पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। ये हमने देख लिया लंग कैपेसिटीज और लंग वॉल्यूम्स। इसके बाद हम आ जाते हैं डिसीजेस पर। ठीक है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या डिसीजेस हो सकती है, वो हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला है एस्थमा। सबको पता है क्या होता है एस्थमा। ठीक है, जब हम क्रोनिक डिसीज है ये, ठीक है, क्रोनिक डिसीज है विच अफेक्ट्स द ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स ऑफ द लंग्स। हमारे लंग्स के ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स को अगर कोई दिक्कत हो रही है वो होता है एस्थमा। और इट कॉजेस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। सांस लेने में तो दिक्कत होगी क्योंकि इट इज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इज फॉलोड बाय सीवियर कफ। खांसी होती है, रेस्टलेसनेस होता है, बेचैनी रहती है, कफ, खांसी एंड व्हीजिंग साउंड। सांस लेने के टाइम पे एक साउंड प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे लोगों में ये दिक्कत है, जब सांस लेने में एक व्हीजिंग साउंड होती है, ऐसी आवाज आती है, वो है एस्थमा। अगर है वो दिक्कत तो मतलब एस्थमा हो सकता है। ऐसा नहीं है अगर वो प्रॉब्लम है तो एस्थमा ही है। ठीक है, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, कैसे कॉज हो सकता है एस्थमा? एयरबोर्न एलर्जेंस। जब हमारे एयर में अगर एलर्जी प्रोड्यूस करने वाले जो चीजें प्रोड्यूस हैं वो है पैथोजेंस भी हो सकते हैं वो। तो हो सकता है उनकी वजह से हो, या फिर रेस्पिरेटरी में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंफेक्शन हो, या फिर फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकता है, और एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से भी हो सकता है। एयरबोर्न एलर्जेंस देखिए, किसी किसी को किसी किसी चीजों से एलर्जी होती है, तो वो एयरबोर्न एलर्जेंस अगर आ जाए उनकी वजह से अस्थमा हो सकता है, फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से हो सकता है। जो हवा में पोल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से। इसीलिए बोलते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। ठीक है, ये नहीं, बहुत सारी डिसीजेस हो सकती है इन पोल्यूटेंट्स की वजह से। नेक्स्ट है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ये अगर हम होल रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हमें एक साथ बोलना होगा, डिसीजेस ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर हम इकट्ठा बोलेंगे तो हम ये बोल सकते हैं COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। ठीक है, क्या कुछ भी हो सकता है, ये बहुत सारी डिसीजेस को हमने इकट्ठा करके एक नाम दे दिया है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स ऑल द रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसीजेस that cause restlessness, breathlessness or the inability to exhale। जब हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड है, तो इन सबको इकट्ठा हमने COPD एक नाम दे दिया है। ठीक है, इट लार्जली अफेक्ट्स पीपल हु हैव बीन स्मोकिंग। जो स्मोक करते हैं उनको ये प्रॉब्लम नॉर्मल हो सकती है, मतलब नॉर्मली उन इंसानों में ये दिक्कत मिलती ही मिलती है जो स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है भैया। इट इज वेरी सीरियस डिजीज एंड वर्सन, मतलब ये बिगड़ सकता है, आपकी हालत बिगाड़ सकता है अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं स्मोकिंग। तो छोड़ दो, स्मोकिंग छोड़ दो। ठीक है, ये हो गया COPD। नेक्स्ट है एम्फाइसेमा। ये भी मेनली कॉज्ड बाय स्मोकिंग, ये भी धूम्रपान से ही होता है मेनली। ठीक है, एम्फाइसेमा इज डिफाइंड एज द क्रोनिक डिसीज, ये भी क्रोनिक डिसीज है। रिडक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सरफेस ड्यू टू डैमेज टू द लंग एल्वियोलर वॉल्स। जब लंग में जो एल्वियोलाई है अगर उनकी वॉल्स को डैमेज हो रहा है तो वहां जो एक्सचेंज गैसेस का वो होगा ही नहीं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होगी रेस्पिरेशन करने में, वो होता है एम्फाइसेमा। अब सिगरेट स्मोकिंग,
सिगरेट स्मोक करते हैं जो लोग, उसमें एम्फाइजेमा मिलता है। ठीक है, द मेन सिम्टम क्या हो सकते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग मतलब सांस लेने में दिक्कत, सब कुछ हो गया। एंड कफ प्रॉब्लम, कफ से है। क्या हो सकता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है, कफ हो सकता है। तो स्टॉप स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग। ठीक है, फिर एम्फाइसेमा माइट लीड टू द लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लंग। क्या है इलास्टिसिटी ऑफ लंग? जब हम सांस ले रहे हैं, जब हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम इनहेल करते हैं तो जो लंग की वॉल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। कल हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, लंग वॉल्स कॉन्ट्रैक्ट्स। और जब हम क्या करते हैं? एक्सहेल करते हैं, उस टाइम पे जो लंग वॉल्स है वो वापस रिलैक्स मोड पे आ जाती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये इलास्टिसिटी ऑफ लंग की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो खींच सकता है। इलास्टिसिटी का मतलब है कोई चीज को अगर हम खींचते हैं तो वो वापस अपनी उसी पोजीशन में आने की क्षमता रखता है। जैसे एक रबर बैंड, अगर रबर बैंड को आप खींचोगे खींचोगे और वापस छोड़ दोगे तो वो उसी जगह पे आ जाएगा जहां पे वो था। उसी तरह से लंग होते हैं, अगर इनकी इलास्टिसिटी खो जाए तो ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना रिलैक्स होंगे। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं तो हम सांस कैसे ले पाएंगे, है ना? तो वही होता है इलास्टिसिटी ऑफ लंग। एम्फाइसेमा की वजह से जो इलास्टिसिटी है लंग की वो खो जाती है, वो इलास्टिसिटी खो देती है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फाइसेमा किस किस की वजह से हो सकता है? ये डस्ट की वजह से भी हो सकता है। ये नहीं है सिर्फ सिगरेट स्मोकिंग वालों को ही एम्फाइसेमा हो रहा है, नहीं। डस्ट की वजह से होता है, केमिकल्स की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से। ये तो इसको बोल सकते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी जो हमें रेस्पिरेशन सिस्टम में, हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है सबसे ज्यादा, एयर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, स्मोकिंग टोबैको, ये भी है। ठीक है, एक्सपोजर टू पैसिव सिगरेट स्मोकिंग, मतलब कोई इंसान ज्यादा ही स्मोकिंग कर रहा है, हर दूसरे घंटे में उसके हाथ में आपको सिगरेट मिल रही है, तो मतलब वो शिकार हो चुका है एम्फाइसेमा का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सिनसाइटिस भी बोलते हैं इसको, या साइनोसाइटिस। क्या है ये? जब जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स जो हमारे नोज में प्रेजेंट होते हैं, अगर उनपे इन्फ्लेमेशन हो जाए तो क्या होगा? वो म्यूकस रिलीज ही नहीं करेंगे। जब वो म्यूकस नहीं रिलीज करेंगे तो जो एयर है उसको ह्यूमिडिटी कौन प्रोवाइड करेगा? ठीक है, तो अगर इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ये है सिनसाइटिस। इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स ऑफ द नेजल म्यूकस या नेजल साइनस। ठीक है, द म्यूकस मेम्ब्रेन प्रोड्यूस म्यूकस दैट ड्रेन्स इनटू द नेजल कैविटीज। जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है वो म्यूकस रिलीज करता है जो वापस नेजल चैम्बर्स, नेजल कैविटी में आ जाता है, जो क्या करता है? ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करता है एयर को, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उसको। ठीक है, जब ये नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। बैक्टीरियल और वायरल इंफेक्शंस और सब एयरबोर्न एलर्जेंस, ये चीजें हैं जो हमें हमारा जो नेजल साइनस का इंफ्लेमेटरी पार्ट है वो कॉज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है लंग कैंसर। ये अगर मेन पार्ट ऑफ लंग, क्या होता है वैसे कैंसर? ये होता है अगर किसी एक नॉर्मल लिमिट से ज्यादा जो सेल्स है वो इंक्रीज करती जाए, डिवीजन करती जाए करती जाए करती जाए, तो उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। वो एक ट्यूमर है बेसिकली, जो बढ़ता ही रहता है बढ़ता ही रहता है। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ लंग पे अगर हो जाए, क्या होता है मेन पार्ट? ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लंग्स। लंग्स नहीं, सॉरी, एल्वियोलाई। ये तीन चीजें हैं जो मेन पार्ट है लंग के। अगर इन पे कैंसर हो गया तो फिर तो दिक्कत है, सांस ही नहीं होगा, हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इट अकर्स इन द मेन पार्ट ऑफ द लंग्स। द ट्रीटमेंट ऑफ लंग कैंसर डिपेंड अपॉन द टाइप, उसके टाइप पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का है, उसके स्प्रेड पे डिपेंड करता है, मैलिग्नेंट है या फिर बेनाइन है।
ठीक है, ये होता है लंग कैंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑल्टीट्यूड सिकनेस। क्या होता है ऑल्टीट्यूड सिकनेस? ऑल्टीट्यूड के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले दिमाग में आ रहा है ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। अगर हाइट पे हम जा रहे हैं तो वहां ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो अगर हमें अमाउंट में नहीं मिलेगा, एक नॉर्मल अमाउंट से कम में मिलेगा, तो वो हमारे ब्लड के साथ कैसे बाइंड अप होगा, कैसे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा? तो अगर ये बनेगा ही नहीं तो हमें सांस लेने में तो दिक्कत ऑब्वियसली होगी ही। ठीक है, इफ यू ट्रेवल टू अ हाई एलिवेशन मतलब हाइट, without letting your body adjust to the new altitude, you may have या you may suffer from altitude sickness। क्या होता है सिम्टम्स इसके? हेडेक और नोजिया। नोजिया मतलब वोमिटिंग जैसी फीलिंग आना। ठीक है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में उबकाई बोलते हैं, वो होता है नोजिया। हमें हेडेक और नोजिया हो सकता है अगर हम वहां जाए, क्योंकि भाई ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन ही नहीं रहा। जब ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा तो वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड ही नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर अगर हम वापस आ जाए, इफ यू रिटर्न टू लोअर एलिवेशन, ठीक है, योर सिम्टम्स खत्म हो जाएंगे वो और आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। ये सिर्फ वहीं जाने के टाइम पे होती है। अगर आप वापस आते रहेंगे तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। क्या है ये हाइपोक्सिया? इट इज अ स्टेट इन विच ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, डेफिशिएंसी ऑफ O2। हाइपो मतलब कम। हाइपो का दो वर्ड होते हैं, हाइपो और हाइपर। हाइपो मतलब कमी, हाइपर मतलब अगर ज्यादा हो जाए। ठीक है, ये होता है। तो हाइपोक्सिया है डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमें ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिल रहा है तो वो होता है हाइपोक्सिया। इनसफिशिएंट अमाउंट एट द टिश्यू लेवल टू मेंटेन एडिक्वेट हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस क्या था? हमारे जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको रेगुलेशन, उसका रेगुलेशन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो हीमोस्टेसिस मेंटेन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया बढ़ सकता है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। दिस कैन रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट ऑक्सीजन डिलीवरी। ठीक है, वही है इनएडिक्वेट मतलब वही है तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज आइदर टू द लो ब्लड सप्लाई और लो ऑक्सीजन कंटेंट। जब ब्लड नहीं मिल रहा है उस ऑर्गन को, उस टिश्यूज तक ब्लड नहीं जा रहा है, तो ब्लड के साथ ही तो ऑक्सीजन CO2 सब पहुंचते हैं। जब ब्लड ही नहीं जाएगा तो ऑक्सीजन कैसे जाएगा? ठीक है, तो उसकी वजह से होता है। अब इसको एक नाम और दे सकते हैं, हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया, ये दोनों एक ही है, लो ब्लड या फिर लो ऑक्सीजन लेवल्स। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, CO पॉइजनिंग। बहुत बार आपने हर जगह ये वर्ड सुना होगा, CO पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। क्या है ये? बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग कैन कॉज सीवियर इंजरी और इवन डेथ। द मेन कॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग इज पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से ये मेन है इसका एक रीजन जिसकी वजह से ये पॉइजनिंग होता है। इसमें सीवियर कंडीशंस में इंजरी होती है और बहुत बार डेथ भी हो जाती है और उस इंसान की। सिम्टम्स क्या है? नोजिया, जो मैंने अभी बताया, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ये इसके सिम्टम्स हैं। पर CO पॉइजनिंग इज प्रिवेंटेबल। अगर हम ध्यान दें तो ये CO पॉइजनिंग प्रिवेंटेबल हो सकता है, हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? हम एक कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर ला सकते हैं। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल होता है कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि कहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बढ़ रहा है, उसको रेगुलेट भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। नेक्स्ट है फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेस। फ्यूल बर्निंग अप्लायंसेस चेकिंग रेगुलरली। जहां पे फ्यूल बर्न हो रहा है, जैसे हमारे कार, हमारी बाइक, इन सारी चीजों में जब चलते हैं तो फ्यूल बर्न होगा ही, तो उसकी चेकिंग करवाना रेगुलरली कि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ तो नहीं रहा,
इन दोनों की हेल्प से हम प्रिवेंट कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, आज हमने देख लिया, आज ही चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने देख लिया लंग कैपेसिटीज, लंग वॉल्यूम्स, डिसीजेस, यहीं तक था ये चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, अपने ड्रीम पर फोकस करिए। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक डरने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया लाइव है साथ। थैंक यू।